नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अब हम वहाँ तक आ गए हैं जब हम कुंडली मिलान क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है और उसका क्या महत्व है, इस टॉपिक को लेने जा रहे हैं। तो कुंडली मिलान पर हम पहुँचे, उससे पहले उसका जो आधार है जिसको हम अवखड़ा चार्ट कहते हैं, इसको हम थोड़ा देख लें, समझ लें कि ये क्या इसमें होता है और कितने 8 बिंदु हैं और क्यों मिलान किया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, जीवन में इसका क्या अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम ले रहे हैं अवखड़ा चार्ट को। अब ये जो अवखड़ा चार्ट है, इसका नाम ये है, अब ये क्यों नाम है ये तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन इसको अवखड़ा चार्ट कहते हैं। ये हमको पंचांग में रेडी मिल जाता है, मतलब हमारा जो पंचांग होता है उसमें ये चार्ट दिया रहता है। नॉर्मली कोई भी पंचांग हम लें, चाहे ब्रजवासी पंचांग लें या दिग्विजय पंचांग लें, कोई भी पंचांग हम लेंगे तो उस पंचांग में एक पेज पर ये अवखड़ा चार्ट दिया रहता है। इसमें जैसे क्या है कि सबसे पहले नक्षत्रों के नाम दिए हुए हैं, 8 पॉइंट हैं इसमें। नंबर 1 नक्षत्रों का नाम है, नंबर 2 राशि और उनका स्वामी, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा वर्ण, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चौथा वशय, 5वां योनि, छठा गण और ये नाड़ी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए। पहला नक्षत्र है, दूसरा राशि, तीसरा स्वामी, चौथा वर्ण, 5वां वशय, छठा योनि, 7वां गण और 8वां नाड़ी। ये 8 पॉइंट हमें केवल मात्र नक्षत्र से पता चल जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला नक्षत्र अश्विन है, हमने खाली आ लिखा है। अश्विन नक्षत्र के चारों चरण, भरणी के चारों चरण और कृतिका का एक चरण मिलकर के हमारी पहली राशि मेष बनती है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया कई बार इसको। तो आज हमने ये किया है कि जैसे जो पहली राशि बनी वो राशि है मेष और उसका स्वामी है मंगल। अब इसमें ये 3 हमारे नक्षत्र आते हैं जिसमें 2 नक्षत्र पूरे हैं, अश्विनी पूरा, भरणी पूरा और कृतिका का एक चरण है। अब इसका वर्ण क्षत्रिय है, यानी कि जो मेष राशि है, इस पूरी मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, उसका वर्ण क्षत्रिय है। अब वर्ण क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि हम जातियों के उसमें चले जाएं कि जी ये लोग जो क्षत्रियों में ही ये राशि आएगी या क्या, ऐसा नहीं होता। ये जो शब्द लगाए गए हैं यहाँ पे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये प्रकृति के लिए लगाए गए हैं कि उस जातक की जिसकी मेष राशि होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी। यानी कि क्षत्रिय प्रकृति कैसी होती है, युद्ध करने वाले होते हैं, वीर होते हैं, जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहने वाले भी होते हैं। कुछ इनके गुण होते हैं, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना राजपूतों में, ठाकुरों में ये गुण है। अब वो हम लोग जाति पर ले जाते हैं, लेकिन वो एक गुण, वो उस तरह का जो गुण है, योद्धा का जो गुण है, वो क्षत्रिय में पाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेष राशि जो होगी उसके ये जो 3 नक्षत्र पड़ेंगे उनमें राशि मेष पड़ेगी और उसका मालिक मंगल होगा। और मोस्टली अगर ग्रहों का प्रभाव भी हॉरोस्कोप में उसी तरीके का है तो मेष राशि के जातक आप देखेंगे कि थोड़े जल्दबाज भी होंगे और थोड़े से गुस्सैल भी होते हैं। आप एक बार की कह सकते हो कि लड़ने के लिए उद्धत रहते हैं। ठीक, तो ये क्षत्रिय गुण के अंतर्गत आ गया। इनका वर्ण मतलब वर्ण यानी 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू देयर नेचर है कि वो कैसा काम करेंगे। ठीक, उसी तरह से अब ये वशय है। वशय का क्या है कि जैसे अब ये मेढ़ा है, इसका चिन्ह, तो वो चतुष्पाद है, 4 पैरों का है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया चतुष्पाद। अब चतुष्पाद क्या है, एनिमल ही होगा, पशु ही होगा ना, वो ह्यूमन बीइंग तो होगा नहीं, ह्यूमन बीइंग तो द्विपाद होता है। ठीक है, तो ये चतुष्पाद है। अब ये जैसे कि ये जो वशय शब्द है, इसका मीनिंग है कौन किसको कंट्रोल करेगा। जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो अब एक का वशय मान लीजिए चतुष्पाद है और दूसरे का मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग चतुष्पाद को कंट्रोल करता है नहीं, उसको मैनेज करेगा, उसको रखेगा, उसके पालन पोषण भी करेगा और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो मतलब हम जब उस पे आएंगे मैरिज वाले मिलान पे तभी बताएंगे, पर ये चीज हम पार्टनर्स में भी देख सकते हैं। जैसे व्यापार में पार्टनरशिप हो रही है, तो अगर दोनों चतुष्पाद हैं
तो बेसिकली एक सी नेचर रहनी हो चाहिए, कभी इसने बात इसकी मान ली, कभी उसने उसकी मान ली। लेकिन अगर एक नर वाला है और दूसरा चतुष्पाद है, तो नॉर्मली जो नर वाला होगा वो चतुष्पाद विषय वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या कर ही लेगा। अब ये विषय उसका भी हो सकता है, रिसर्च का भी, कि लोग रिसर्च करके देखें इस चीज पर ये अकॉर्डिंग टू दी जो हमारा ये सिस्टम है उसमें ये इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब आ जाती है बात योनि की। योनि में ये अश्व है, ये गज है, ये मेष है, यानी कि नक्षत्र के आधार पर ये बदल गई। यहां से यहां तक एक ही चीज थी, एक ही राशि, एक ही वर्ण और उसी राशि का एक ही विषय। ठीक है, लेकिन ये तीन चीजें यानी जो आ गई, ये आ गई हमारी अकॉर्डिंग टू दी नक्षत्र। अश्व शब्द का मतलब ही घोड़ा होता है, तो यहाँ पे ये अश्व योनि आ गई। अब इसमें अश्व योनि के मायना क्या होंगे? अश्व योनि के मायना ये होंगे कि इस जातक के जो अश्विनी नक्षत्र का जातक होगा, अश्विनी नक्षत्र का जो जातक होगा उसमें अश्व जैसी प्रकृति हो सकती है। अब इसको सिंपल तौर पे हम ऐसे समझें कि अश्व जैसी प्रकृति, घोड़े तेज चलते हैं, घोड़े तेज भागते हैं, घोड़े युद्ध में काम आते हैं, घोड़े चंचल होते हैं, घोड़े को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है ना। तो मतलब अब ह्यूमन बीइंग की पूंछ नहीं है लेकिन बाल है। तो देखने में आया कि अश्विनी नक्षत्र के लोग अपने बालों की बड़ी साज संवार करेंगे, उनकी पेंटिंग करेंगे, उन पे ध्यान देंगे कि झड़ तो नहीं रहे हैं, ब्राउन लग रहे हैं तो उन्हें भा रहे हैं तो ठीक है, नहीं भा रहे हैं तो उन्हें काले करने में लगे रहेंगे। मतलब दे विल टेक केयर ऑफ देयर हेयर स्टाइल पे, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। तो ये हुई अकॉर्डिंग टू दी योनि। अच्छा, अब ये गज है। अब गज क्या है? गज तो एक बहुत मतलब बड़ा एनिमल है जैसे। तो अब ये भरणी नक्षत्र के जातक जो है, मदमस्त हाथी भी एक शब्द होता है, अपने में मगन रहने वाले टाइप के हो सकते हैं, है ना। ये चीज आ गई। और एक ये गज कैसा है? वो है गज एक ऐसा एनिमल है जिसको प्रॉस्पेरिटी से भी जोड़ा जाता है। हम लोग तो गणपति से भी जोड़ते हैं, तो बुद्धिमत्ता से जोड़ लो, और हम इसको ना उससे भी जोड़ते हैं। जैसे राजा महाराजा होते थे वो हाथियों पे चलते थे। क्यों? क्योंकि हाथी की सवारी को विशिष्ट माना गया, उसको माना गया कि भाई ये बड़े आदमियों की सवारी है। तो ये वाले इसके गज जैसे कुछ गुण इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इस जातक में जो कि भरणी नक्षत्र का होगा। राशि वही रहेगी लेकिन नक्षत्र भरणी आ जाएगा। ये भोगांशों के आधार पे होता है। 13 डिग्री 20 मिनट से लेके और 26 डिग्री 40 मिनट तक का अगर किसी का चंद्रमा होगा इस राशि में, मेष में, तो वो भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से जो कृतिका नक्षत्र है उसके योनि में मेष आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी मेष और यहाँ पर भी ये मेष राशि है, ये भी मेष राशि है और योनि भी मेष हो गई। तो अब आप ये देखो कि जो कृतिका नक्षत्र का जातक होगा उसमें मेष के गुण ज्यादा बढ़ जाएंगे, मेढ़ा के गुण ज्यादा बन जाएंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि मेढ़ा तो ना सींग होते हैं उसके, और बस गुस्सा अगर आ जाए तो अपना सिर दीवार में मार दे, ऐसा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। यानी कि अपार क्रोधी हो सकते हैं। वैसे भी भरणी नक्षत्र का जो चिन्ह होता है ना, वो भी शार्प नाइफ वगैरह होता है। जैसे कोई शार्प चीज होती है नाइफ वगैरह, तो अभी शार्पनेस का क्या होता है? वो 1 मिनट में काम कर जाता है। अगर कोई चीज ब्लेड हो, शार्प हो, जरा सा टच हो जाए तो उतने में ही काट देगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से ये यहाँ पर देखने में आया। अब उसके बाद गण की बात होती है। देवगण है, मनुष्यगण है और राक्षस गण है, 3 प्रकार के हैं। तो अश्विन नक्षत्र में देवगण आ जाते हैं और भरणी में आ जाते हैं नर, और कृतिका नक्षत्र में राक्षस आ रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक दोनों जगह राक्षस आ रहे हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र 2 जगह बटा हुआ है। मेष राशि में कृतिका का 1 चरण है और वृष राशि में कृतिका के बाकी के 3 चरण है। तो अब इसमें देव, नर और मनुष्य, इसकी मीनिंग क्या है? बच्चे कई बार हंसते भी हैं। हमारी परिवार में एक बच्चा था, वो कहता अरे हमारे मम्मी पापा के तो राक्षस गण है, मेरे तो देवगण है, मैं तो देवता हूँ। तो हम उसे समझाते थे कि देखो देवगण के मायना क्या है? देवगण का मायना है कि बंदा, उसके अंदर थोड़ा शांति का भाव होगा, थोड़ा वो टिमिड भी हो सकता है, क्योंकि देवता टिमिड है। जब भी झगड़ा होता है तो देवता बार बार जाते हैं, कभी महादेव के पास जाते हैं, कभी विष्णु जी की शरण में जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी से जाके शिकायत करते हैं कि राक्षस हमें सता रहे हैं, है ना। अपने आप एक्शन लेते हैं, लेकिन नॉर्मली उतनी तेजी से नहीं लेते जैसे कि जितनी तेजी से राक्षस लेते हैं। राक्षस किसी के पास नहीं जाते मदद के लिए, वो अपना फाइट करते रहते हैं और बड़ी तपस्याएं भी राक्षस करते हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की राक्षस योनि है तो वो राक्षस है। राक्षस का मतलब है उसके अंदर एक प्रकार की जिद हो सकती है। अब वो जिद अगर वो पॉजिटिव चीज के लिए कर ले, जैसे मान लीजिए हमने कोई बड़ा कैरियर चूज कर लिया,
कि हमको तो मान लीजिए हमारी हैसियत भी नहीं है, हमारी इतनी पढ़ाई की भी क्षमता नहीं है, लेकिन हमने सोच लिया कि नहीं हमको तो पायलट ही बनना है, या हमको तो जहाज की पढ़ाई करनी है, या मुझे तो बड़ी प्रशासनिक अधिकारी की पढ़ाई करनी है। तो अब ये कैसे, जो जुझारू प्रकृति का होगा, जिसकी राक्षस गण होंगे, वो आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जील है। राक्षसों के अंदर भी एक उत्साह होता है, जील होती है, और देवों के अंदर उतनी नहीं होती। देवता को एक दो बार सक्सेस नहीं मिली तो वो हार के बैठ जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोचेगा अब क्या करूं, हो रहा नहीं है, चलो छोड़ो, ये कैरियर ही छोड़ देते हैं। ये डिफरेंस आता है यहाँ पे। तो जो कंपटीशन की भावना होती है ये राक्षसों में ज्यादा होती है। बड़े बड़े कठिन कंपटीशन राक्षस गण के लोग ज्यादा जीत लेते हैं, उनको उसमें सक्सेसफुल होते हैं, वो जुझारू होते हैं, वो चीजों से पीछे नहीं हटते हैं, अपनी संकल्प से पीछे नहीं हटते जब तक उनको सिद्धि ना मिल जाए। और जहां तक नर की बात है, नर जो होते हैं ये राजसी प्रकृति के देवता, सात्विक प्रकृति के होंगे, ये तामसिक प्रकृति के होंगे, और ये थोड़े से राजसिक प्रकृति के। अब मनुष्य का क्या है, मनुष्य जो है वो दोनों तरफ है, कभी उसमें देवत्व के गुण बढ़ जाते हैं और कभी राक्षस। कभी हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, परोपकार करने लगते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, पूजा पाठ भी अच्छी तरह कर लेते हैं। थोड़े दिन बाद हमारा मन कभी इधर उधर हो जाएगा, या कोई परिस्थिति बदली, परेशान हो गए या बिजी हो गए, तो हम लोग पूजा छोड़ देते हैं, तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद याद आती है, फिर शुरू करते हैं। मतलब ये राजस जो गुण है ना, वो दोनों के बीच में है, ना तो वो अधिक सात्विक है, ना ही वो अधिक तामसिक है, ये दोनों एक्सट्रीम पर है। ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, और अभी हम जब आगे मेलापक की बात करेंगे तो उसको और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से ये नाड़ी की बात है। नाड़ी क्या है, देखिए नाड़ी शब्द आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि अगर आप आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएं तो वो ऐसे करके नाड़ी देखते हैं, है ना, और उसको फील करते हैं। और पहले तो इसी से ही बता देते थे कि आपका रक्तचाप दबाव बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, या घटा हुआ है, या आपकी नाड़ी मंद चल रही है या तेज चल रही है। ये तो हुई एक नॉर्मल बात कि हमारी नाड़ी कैसे चल रही। दूसरा, नाड़ी जो शब्द है, इसी नाड़ी को देख करके हमारे आयुर्वेदाचार्य जो वैद्य जी होते थे वो ये बता देते थे कि जातक का वात कुपित है या पित्त कुपित है या इसका कफ कुपित है। यानी कि ये जो नाड़ियां है ना, वात पित्त कफ या वात पित्त कफ, मतलब ये घुमा फिरा के एक वात की नाड़ी है, वात माने वायु, ठीक है, एक पित्त की नाड़ी है, पित्त माने एसिड कह सकते हैं, बाइल कहते हैं वैसे तो, एक्चुअल वर्ड तो पित्त का बाइल है, कड़वा पानी जो होता है, कड़वा चीज जो बनती है, जो कि लीवर के ऊपर जो हमारी बाइल डक्ट होती है वहां से बनता है। ठीक है, पाचन के लिए वो जरूरी है वैसे। और एक हमारा कफ का है। तो देखो हमारी जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, उसमें हमें तीनों चीज की जरूरत है, वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए, पर हमको बैलेंस चाहिए। हमारा जब एक डिसबैलेंस होगा, अगर वात बढ़ जाएगी तो वात का रोग हो जाएगा, हड्डियों में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, सबसे पहले तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक, अगर हमारा पित्त बढ़ गया तो क्या होगा, कड़वा बड़वा पानी आएगा, डकारें आएंगी, फिर हम वॉमिट करने जाएंगे। ठीक, इसी तरह से कफ बढ़ गया, कफ बढ़ जाता है तो जुकाम होगा, नजला होगा, खांसी होगी, और कफ जो हम थूकते हैं वो वाला कफ भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पित्त वाले में बुखार होता है, पित्त जब बढ़ता है तो बुखार भी हो जाता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, इसमें से एक नाड़ी हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, एक नाड़ी हमारे पित्त तत्व को करती है, और तीसरी हमारी कफ तत्व को करती है। तो अब जो ये इसमें यहाँ पे आदि मध्य अंत कह दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो अश्विनी नक्षत्र का जातक है उसकी आदि नाड़ी है, यानी कि नॉर्मली उसको आदि नाड़ी से रिलेटेड तत्व जो है वो उसका कभी भी जल्दी से घट बढ़ सकता है, ऐसे समझो। ठीक, अब इसी तरीके से जो मध्य नाड़ी है उसकी प्रमुखता मध्य नाड़ी, जैसे हमने नॉर्मल में क्या देखा है कि कई जातक जो होते हैं वो थोड़ी सी भी कोई गर्म तासीर की वस्तु खा लें, कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा अपने यहाँ, कि बैंगन जैसी वस्तु खा लें तो उनका मुंह जो है एकदम पक जाएगा और वो बोलेंगे भाई मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। अदरक जैसी कोई चीज खा ली तो उनको तकलीफ हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी गर्म कोठा है, गर्म कोठा मतलब पित्त की प्रकृति है। तो अब पित्त की प्रकृति वाले को वो कहते हैं ठंडी ठंडी चीजें खाओ। इसी तरह से कोई एक जातक है, उसको जल्दी जल्दी जुकाम खांसी होता है, उसको ठंडा शरबत पिला दिया, फ्रिज से निकाल के दही खिला दिया, वो बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो शरीर की प्रकृति है वो कफ कारक है,
यानी कि नॉर्मल उसके शरीर में कफ जल्दी से बढ़ जाता है। वो जब तक बैलेंस रहता है तब तक तबीयत ठीक रहती है। जहां ही कफ बढ़ा वहीं हमारी तबीयत खराब हो गई, या पित्त बढ़ा तो तबीयत खराब हो गई, वात बढ़ा तो हमारी हड्डियां दुखने लग गई, शरीर दुखने लग गया, एसिडिटी हो गई। तो अब इसका जहां कहाँ इसका मेलापक में कैसे इसका प्रयोग होगा और कैसे इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ये हम आपको तब बताएंगे जब हम कुंडली मिलान पे आएंगे। अभी तो हम इस अवखड़ा चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है कुंडली मिलान। उसका क्या महत्व है वो सारा भी हम उसमें लेंगे। अब इसी तरह से हमने मेष राशि से वहां तक एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वृष राशि है। वृष राशि का मालिक शुक्र है। इसकी जो वर्ण है वो वैश्य होते हैं। ये भी चतुष्पाद है क्योंकि बैल है। वृष क्या है? बैल। तो बैल के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए ये भी चतुष्पाद में आ गया। अब इसकी भी जो ये योनियां हैं, ये मेष, सर्प और सर्प है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दी नक्षत्र है। कृतिका में यहाँ पर भी मेष था तो कृतिका में वहां पर भी मेष आया। रोहिणी में यहाँ सर्प है तो रोहिणी में, इसके बाद मृगशिरा का भी सर्प है तो मृगशिरा का दूसरे राशि में भी जाने के बावजूद योनि सर्प ही रहेगी। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या है कि जो ये पहले कृतिका राक्षस है तो ये राक्षस गण आ गए, फिर नर और देव, मनुष्य गण आ गए और देव गण आ गए। यहाँ ये दोनों अंत्य नाड़ी हैं और ये मध्य नाड़ी है। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये हमारी तीसरी राशि हो गई मेष, वृष और मिथुन हो गई। तीसरी राशि हमारी हो गई मिथुन और इसका स्वामी हो गया बुध। ठीक, अब इस राशि में भी हमारे जो है क्या नाम है, इसका वर्ण शूद्र है। अब देखो वैश्य वर्ण की वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने क्षत्रिय वर्ण को किया था। वैश्य वर्ण के जो प्रकृति के नेचर के लोग होते हैं ना, वैश्य प्रकृति के, वो क्या होंगे? वो जैसे वैश्य का काम क्या है? समाज में गल्ले की दुकान खोलना एक जो बेसिक काम है वैश्य का, और सोसाइटी के लोगों को खाने पीने की चीजों का इंतजाम करवाना। या पहले तो ये भी होता था कि किसान को वो लोन भी देते थे और फिर किसान उससे बीज उगाता था और मतलब खेती करके लाता था, फिर ये आपस में एक्सचेंज चलता रहता था। तो एक तरह से पेट का पालन, यानी अगर हम बॉडी को लेकर के चलें, वर्णों को, बॉडी में अगर हम चारों वर्णों को एक्सप्लेन करें तो जो हमारा सिर है वो ब्राह्मण है, क्योंकि सिर के अंदर हम विचार करते, विचार के साथ बात करते, बौद्धिक काम जो करने वाला हमारा जो वर्ग है उसको हम ब्राह्मण वर्ग में लाएंगे। ठीक है, और जो हाथों से काम करे, व्यापन चलाए, खेती भी कर सकता है वो, या देश की रक्षा करे, है ना, तो वो हो जाता है क्षत्रिय वर्ण वाला। ठीक, और जो पेट की केयर करे, पेट का पालन करे, पेट को संभाले और पेट की तरह सोसाइटी का पालन करे, वो वैश्य वर्ण में आ जाता है। तो वैश्य वर्ण के लोग जो होते हैं वो उस तरह का काम करेंगे कि सोसाइटी को भाई किसी तरह का लाभ मिलना चाहिए, दान पुण्य भी करेंगे, सोसाइटी के लिए सोचेंगे, सोसाइटी के लिए अन्न का इंतजाम वगैरह करने का करेंगे। और इसी तरह से अब जैसे शूद्र वर्ण का लोग आ गए तो ये सेवाकारिता का काम, जैसे आज के युग में क्या हुआ, नौकरी करने वाले ये सब शूद्र वर्ण में ही आएंगे जो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो किसी ना किसी की सेवा ही कर रहे हैं ना। वो खुद के तो वो है नहीं, हेड ऑफ, अपने खुद के मालिक तो है नहीं, क्योंकि नौकरी जो कर रहा है तो हम तो नौकर हुए ना। नौकर मतलब दूसरे का काम करने वाले, तो वो इसमें आ जाएंगे जो सेवाकारिता का काम कर रहे हैं, उनका वर्ण हो जाएगा शूद्र। ठीक है, और मैंने बताया कि सिर को हम, बॉडी में सिर को हम ब्राह्मण से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्राह्मण का सिर का क्या काम है? सोच विचार करना, मंत्रणा करना, बातों को बताना, उसको समझना, चीजों को समझाना। तो जो पढ़ने पढ़ाने का काम है, जो बुद्धि का काम है, वो करते हैं वो लोग, उनको हम ब्राह्मण वर्ण में डालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से, जैसे कि ज्यादातर मेष राशि के जातक होंगे वो उनके अंदर जो क्वालिटीज होंगी ना, जैसे ठाकुर या राजपूताना टाइप की होंगी। तो वैश्य वर्ण के होंगे, व्यापार करते हुए नजर आ सकते हैं आपको, क्योंकि वे वैश्य व्यापार करता है। इसी तरह से जो मिथुन के हैं वो मेहनत करोगे, सेवाकारिता के काम में लगे हो सकते हैं, नौकरियां ज्यादा करें, ये हो सकता है एक रीजन। इसी तरीके से जो ये कर्क राशि आई, ये ब्राह्मण राशि है, तो ये इस राशि के लोग ज्यादातर क्या कर सकते हैं कि दिमाग का काम करें, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो और यहाँ पर आप देखेंगे हम, तो राशि भी देखो सौम्य आ गई है ना, वहां पर राशि मंगल आ रही थी, यहाँ पर बुध, ये राशि आ रही है हमारी, बुध की राशि आ रही है जो वैश्य को भी रिप्रेजेंट करती है और मेहनत को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह से अब ये हम विषय में देखें, दो राशियां हमारी पहले चतुष्पाद आ गई। अब ये तीसरी राशि जो है ना, मिथुन राशि, ये मानव राशि है।
इसके 2 पैर होते हैं, तो द्विपाद भी कह सकते हैं, मानव राशि भी कह सकते हैं। अब मानव जो है वो जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें मानव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास बुद्धि भी ज़्यादा है और बाकी एनिमल्स को वो कंट्रोल भी कर सकता है, उनका सदुपयोग भी कर सकता है, और मानव के पास ही वाणी का वरदान है। और उसके अलावा मानव स्वेच्छा से अपना काम कर सकता है। मानव चाहे तो सेलेक्ट कर ले कि भाई मैं ये करूं या वो करूं। एक बारगी एनिमल के पास ये सिलेक्शन नहीं होता। आपने जिस खूंटे से बांध दिया उसको वहीं बंधना है, आपने जो उसके सामने परस दिया उसने वही खाना है, आपने जहां उसको रख दिया उसे वही रखना है। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कर सकता है, लिमिटेड, तोड़ के भाग सकता है, आपको मार सकता है, आपके साथ वो कर सकता है एजिटेशन। लेकिन जितना मानव कंट्रोल कर सकता है जलचर को, वंचर को, या चतुष्पाद को, या कीट को, हालांकि कीट को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी ह्यूमन कैन डू। तो ये जो मानव प्रकृति का विषय है ना, ये टॉप मोस्ट है। मतलब मानव के सामने जो भी आ जाएगा ये माना जाएगा कि जो मानव प्रकृति का है, जो मानव विषय लेकर बैठा है, वो ही कंट्रोल करेगा सामने वाले को। ठीक है, मानव बेस्ट, दोनों एक से चलेंगे। ठीक, और जहाँ ही ये मानव के सामने चतुष्पाद आया तो मानव इसको कंट्रोल करेगा, मानव जलचर को भी मैनेज करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये चीज़ होती है। इस तरह से अब ये है, अब जैसे ये अश्व और गज, मेष, सर्प सर्प सर्प, श्वान, अब इसमें ये श्वान आ गया, आद्रा नक्षत्र में श्वान आ गया, और ये मार्जर आ गया। अब देखिए श्वान माने कुत्ता होता है, मार्जर माने बिल्ली होता है। अगर मान लीजिए हमारे 2 पार्टनर हों और एक आद्रा नक्षत्र का हो, दूसरा पुनर्वसु नक्षत्र का हो, ठीक, तो एक का श्वान है योनि, दूसरे की मार्जर है, लड़ते रहेंगे हमेशा, किसी ना किसी बात पर वो अटकते रहेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि प्रकृति डिफरेंट आ गई। ठीक है ना। इसी तरह से अब गज और सर्प ये भी लड़ते रहेंगे, अश्व और ये क्या नाम है, अश्व के साथ सर्प और गज की लड़ाई होगी, सर्प की और इसकी भी लड़ाई होगी, क्या नाम है, गज की भी लड़ाई होगी। सर्प और नेवला की लड़ाई होती है, जग प्रसिद्ध है। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई जग प्रसिद्ध है। चूहा और बिल्ली की लड़ाई जग प्रसिद्ध है। तो ये जो बैर योनियां कहलाती हैं, जिनका मैंने अभी वर्णन किया, मतलब जैसे कि हिरण और कुत्ता, ये बैर योनि है। गज और शेर, व्याघ्र बोलते हैं, ये बैर योनि है। ठीक है, हाथी और शेर बैर योनि है। चूहा और बिल्ली बैर योनि है। बिल्ली और कुत्ता बैर योनि है। तो अब ये मान लीजिए ये बैर योनि वाले परस्पर साथ रहने की कोशिश करते हैं, चाहे व्यापार के नाते, चाहे किसी कारोबार के नाते, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति बिल्कुल मैच नहीं करती है, ज़्यादा ही विपरीत है। हमें प्रकृति ऐसी चाहिए, जो लोग साथ रह रहे हैं उनकी, कि मेल खा जाए। मेल ना खाए तो कम से कम समानांतर चल सके। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि सुबह शाम रात सारे टाइम हमेशा लड़ी रहें। ठीक, तो इसलिए ये मतलब बहुत, आप अगर थोड़ा हम ध्यान से सोचते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि कितना डीप स्टडी किया गया है, कि नक्षत्रों को यहाँ तक उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस नक्षत्र के गुण धर्म किस एनिमल से मैच हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका व्यवहार पाया जा सकता है। तो उसके हिसाब से भी हमें देखना चाहिए कि भाई हम किसके साथ बैठ उठ रहे हैं। तो हमारा अगर कोई बहुत डीप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, खास करके व्यापार में ही ऐसा होता है कि हमें अगर व्यापार साथ साथ करना होता है, तो फिर हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि कहीं हम बैर योनि वाले के साथ तो व्यापार नहीं कर रहे हैं, कि पता चला हमारी बैर योनि है, थोड़े दिन तो साथ चले और फिर जोरों से लड़ने लग पड़े, है ना। तो इसी तरह से अब इसी तरह से ये देवगण, राक्षसगण, और इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेसन में। और ये नाड़ी का तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया। ये नाड़ी का मिलान जो है ना, ये पार्टनर्स में नहीं करना होता है, ये खाली मैरिज के लिए करना होता है। ठीक है, उसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम शादी के लिए जो कुंडली मिलान होता है, उसको मिलापक कहा जाता है, उसको लेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।